नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने फिर से एक सेशन लेकर के। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के अंदर हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले मेरे प्यारे भाइयों त्रिभुज की सर्वांग समता की। यानी याद रखना कि हमने जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है पिछली 3 कक्षाओं के अंदर, वो पढ़ा है रेखा और कोण के टॉपिक को, ठीक है ना। अब हम लोग रेखा और कोण के टॉपिक से जस्ट जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे सामने फिर आता है एक बहुत प्यारा सा टॉपिक त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर आता है सबसे पहले त्रिभुज की सर्वांग समता। जब आप सिलेबस उठा करके देखोगे एलडीसी का और सीटी 10+2 का, वहां 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है त्रिभुज की सर्वांग समता का, एक दे रखा है त्रिभुज की समरूपता का। और जब आप एनसीईआरटी की बात करते हो ना, तो मेरे भाइयों ये भी आप लोगों को याद रखने वाली बात है कि जब आप एनसीईआरटी की बात करते हो तो एनसीईआरटी के अंदर जो सर्वांग समता है, ये सर्वांग समता मेरे भाइयों कक्षा 8 जो है, सॉरी कक्षा जो 9 है ना, कक्षा 9 के अंदर सर्वांग समता है, ठीक है ना। कक्षा 9 के अंदर क्या है? सर्वांग समता है। और कक्षा 10 है ना, उसके अंदर मेरे भाइयों समरूपता है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। कक्षा 10 के अंदर तो है समरूपता और कक्षा 9 के अंदर है सर्वांग समता। तो अपन को दोनों चीजें पढ़नी है, बहुत बेसिक से, बहुत डिटेल से। और मैं सभी साथियों से बस इतना सा कहूंगा कि अगर आपको ओनली मैथमेटिक्स का कुछ कोर्स चाहिए एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के, सीटी 10+2 को लेकर के, मात्र 499 रुपए में है। और अभी इसके अंदर ऑफर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ऑफर भी चल रहा है, यहां से आप ले सकते हो। और 10 मॉडल पेपर हैं, जितनी भी अक्षांश पब्लिकेशन की किताबें हैं सबके ऊपर 30% का ऑफ है। और 30% का ऑफ केवल इस होली वाले ऑफर में है। और वो भी कब है? जब आप कूपन कोड यूज करते हो HOLI होली और 20, होली और 20 यूज करते हो ना, तो आपको 20% का, 30% नहीं माफ कीजिएगा, 20% का ऑफर यहां पर रहेगा। चाहे वो ये किताबें हों, चाहे वो ये किताब हो, कोई भी हो, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन को जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग त्रिभुज की। देखो ध्यान से समझना, हर एक बात को याद रखना कि बेटा त्रिभुज होता है ना, तो त्रिभुज की पहली परिभाषा क्या होती है? तो याद रखना बच्चों, 3 रेखाखंड से, मेरी बात को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, 3 रेखाखंड से मिलकर, 3 रेखाखंड से मिलकर बनी बंद आकृति है ना, ये ध्यान रखना। 3 रेखाखंड से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और कई विद्यार्थी कहते हैं, है ना, कि सर हम बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल से पढ़ना है, 0 लेवल से पढ़ना है। तो मैं आपको कहूंगा कि इससे ज्यादा 0 कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3 रेखाखंड से मिलकर बनी बंद आकृति है ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब यहां ध्यान रखना, जो मैंने यहां एक नाम लिखा ना रेखाखंड, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से सत्य कौन सा है। अब याद रखना, सत्य और असत्य मतलब सही और गलत की जब पहचान करनी है ना, तो तुम इतना सा ध्यान रखना कि रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होता है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये रेखा होती है जो अनंत तक होती है, लेकिन हमारा जो त्रिभुज होता है ना, हमारा त्रिभुज देखो बच्चों ऐसे होता है। ये रेखा हो गई और ये भी हमारी रेखा होगी और ये भी हमारी रेखा होगी, ठीक है ना, ये रेखाएं होगी। अब ये देखो, इस रेखा पर एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। इस रेखा पर एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, और 2 निश्चित बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तभी तो आप लोग आगे पढ़ोगे ना कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनना बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर है, वो इसी वजह से तो आता है। तो देखो, 3 रेखाखंड से मिलकर बनी हुई बंद आकृति जो होती है ना, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो त्रिभुज होता है ना बच्चों, इस त्रिभुज की और बहुत प्यारी प्यारी सी बातें याद रखनी है। त्रिभुज के अंदर क्या होता है? त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, है ना। और जो 3 भुजाएं होती है उसके बाद में याद रखना, उसी त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। 3 भुजा भी होती है और उसी त्रिभुज के अंदर क्या होता है? 3 कोण भी होता है। और उसी के अंदर एक चीज और याद रखना, उसी के अंदर है ना
तीन माध्यिका भी होती है। अब आप कहोगे सर माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर तुम तो इतना सा याद रखो, हमारे एक त्रिभुज के अंदर ये तीन चीजें होती है। गाइज एक बार ऊपर बता दो, है ना। तो तीन चीजें होगी त्रिभुज के अंदर, क्या क्या होता है। एक तो होता है तीन भुजाएं, एक होता है तीन कोण, और एक होता है तीन माध्यिकाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि भुजा, कोण और माध्यिका ये जो होती है ना, इनसे क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो देखो क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, जरा ध्यान से समझो। अब यहां देखो, यहां पर अगर हम लोग कहें ना तीन भुजाओं के बारे में, कि बच्चों तीन भुजाओं के बारे में क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना दो भुजाओं का योग। तो तीन भुजाएं होती है ना, उनमें से जो दो भुजाएं हैं ना, उन दो भुजाओं का योग जो होता है, दो भुजाओं का योग जो होता है ना, वो बच्चों तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग, और यहां पर लिख देता हूं मैं, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और अगली बात भी मेरी बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है ना। ये सब चीजें वो हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। यहां देखना कि जो दो भुजाएं हैं ना, मेरी बात को समझो, कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है ना, दो भुजाओं का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये बातें आप लोगों को त्रिभुज के अंदर याद रखनी है। तो मैंने क्या क्या बातें बोली, मैंने ये बोली कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर जो होता है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये सब बातें आपको याद रखनी है। और जो कोण होते हैं ना, यहां पर याद रखना, जो तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यह भी याद रखना, पाई का मान 180 डिग्री ही होता है। ये दोनों बातें आपको और याद रखनी है। तो मैंने क्या क्या बात बताई, मैंने आपको एक भुजाओं के बारे में बता दिया, एक कोणों के बारे में बता दिया, एक माध्यिकाओं के बारे में बता दिया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तीन भुजाएं, तो भुजाओं के बारे में क्या याद रखोगे कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। जबकि कोणों की बात करें तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, और पाई का मान भी 180 डिग्री होता है। माध्यिकाओं की बात करें ना, तो बेटा यहां पर भी आपको याद रखना, जो तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीनों माध्यिकाओं का योग, तीनों माध्यिकाओं का जो योग है तीनों माध्यिकाओं का योग है ना, ये क्या होता है, तो ये तीनों माध्यिकाओं का योग हमेशा भुजाओं के योग से, हमेशा भुजाओं के योग से, तीनों माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से कम होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमने क्या क्या बातें बोली, हमने तीनों भुजाओं की बात कर ली, तीनों कोणों की बात कर ली, तीनों माध्यिकाओं की बात कर ली। अब मेरे कई भाई ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जो तीन माध्यिकाएं होती हैं, ये माध्यिकाएं क्या होती हैं, एक बार इनके बारे में बता दिया जाए। तो चलो मैं आप लोगों को तीनों माध्यिकाओं के बारे में बताता हूं कि तीनों माध्यिकाओं के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, और तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो जहां तक मुझे पता है, यहां तक तो किसी भी भाई को, किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बढ़िया तरीके से। और अब हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो तीन भुजाओं से, या सॉरी तीन रेखाखंड से मिलकर बनी हुई जो बंद आकृति होती है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है।
अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने सीधा सा हेडिंग लिखता हूं बेटा कि माध्यिका क्या होती है। तुम लोग माध्यिका किसको कहते हो? आपको थोड़ा सा नाम से तो पता लग रहा होगा, माध्यिका का मतलब मध्य में, है ना। माध्यिका का मतलब है मध्य में, मध्य का मतलब बीच में। तो तुम इतना सा याद रखना, ऐसी रेखा, ऐसी देखो माध्यिका के बारे में क्या कहेंगे, तो माध्यिका के बारे में कहेंगे कि ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो त्रिभुज को, ऐसी रेखा जो त्रिभुज को समान दो भागों में, समान दो भागों में, समान दो भागों में बांटती है, समान दो भागों में बांटती है। एक रेखा आपको बनानी है और वो भी एक ऐसी रेखा जो हमारे त्रिभुज को समान दो भागों में बांटे। मतलब मैं यहां पर आपको इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा, आपको पूरी चीजें समझनी है, पूरी चीजें सुननी है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो देखो ये हमारा एक त्रिभुज है ना। आपको भी पता लग गया होगा कि हम लोग कौन सी बात करने वाले हैं। देखो त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि एक ये कोण होता है, इस कोण के बीचों बीच से एक लाइन निकलती है जो सामने की तरफ आती है, इसको बोलते हैं बेटा माध्यिका। ये जो कोण है ना, ये जो इधर का कोण में x मान लेता हूं, इधर का कोण में y मान लेता हूं। तो याद रखना कोण के अर्धक, मेरी बात को समझो, कोण के अर्धक, कोण के अर्धक यदि सामने की भुजा को, कोण के अर्धक यदि सामने की भुजा को, सामने की भुजा को समान दो भागों में, समान दो भागों में बांटते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, तो पूरे त्रिभुज को, तो पूरे त्रिभुज को समान दो भागों में, समान दो भागों में बांटने वाली रेखा, समान दो भागों में बांटने वाली रेखा। अब समान दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है ना, वो बेटा माध्यिका कहलाती है। वो बांटने वाली रेखा माध्यिका होती है। बस इतना सा आपको याद रखना है। मेरी बात को समझ गए ना। देखो क्या हुआ, यहां पर जो एंगल x है ना, ये बराबर होगा एंगल y के, है ना। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि देखो ऊपर जो कोण बना है, जैसे मैं इसको a मान लेता हूं, ये टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो बिंदु a है ना, इस बिंदु a से एक लाइन निकलती है, इस बिंदु A से एक लाइन निकलती है, और ये जो लाइन निकलती है ना, ये हमारी ना, ये कोण को भी दो भागों में बांटती है, और ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर होता है ना। इसको मैं D बोल देता हूं। यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि जो BD का मतलब ये वाला हिस्सा, ये बराबर होगा जी किसके बराबर, DC के बराबर। मतलब याद रखना ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो तुम छोटी सी चीज सोचो कि हमारा जो त्रिभुज होता है ना, इस हमारे त्रिभुज को समान दो भागों में बांटने वाली कोई भी रेखा होगी, वो रेखा पूरे के पूरे त्रिभुज को जब दो भागों में बांट रही है, तो वही रेखा हमारे लिए क्या हो जाती है, माध्यिका। अब मेरी बात को सुनो, ये माध्यिका निकलती कहां से है, तो बेटा याद रखना, ये जो माध्यिका होती है ना, ये हमेशा कहां से निकलती है, यह हमेशा निकलती है कोण के अर्धक से। कोण के अर्धक का मतलब क्या होता है कि जो कोण होता है ना, उसको समान दो भागों में बांटते हुए निकलती है। जैसे ये जो कोण है, इसको समान दो भागों में बांटते हुए निकल रही है। अब एक चीज और याद रखना बेटा, ये तो यहां पर भी बांटते हुए निकलेगी, दिक्कत तो यहां भी नहीं है। ये तो यहां भी बांटते हुए निकलेगी, यहां भी दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जब ये बांटते हुए निकल रही है, तो हमारे इस त्रिभुज के अंदर तीन भुजा हुई, तो तीन माध्यिका भी हो गई। अब मैं जो आपको कह रहा हूं वो पूरी बातें आपको सुननी है बहुत अच्छे तरीके से। वैसे मैंने जो हेडिंग डाल रखी है ना बच्चों, उस हेडिंग का नाम है माध्यिका। माध्यिका को अंग्रेजी में हम लोग मीडियन बोल देते हैं, और ये मीडियन की बात हो रही है माध्यिका की।
अब देखो, मैं एक बार वापस त्रिभुज बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओ। यहां पर ध्यान देना, ये जो है ना, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया है। और हमारे इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं ना, अब देखो, ये जो त्रिभुज है ना बेटा, इस त्रिभुज के अंदर माध्यिका भी 3 है और भुजा भी 3 है। ये माध्यिका भी 3 हो गई और भुजा भी 3 हो गई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये हमारा डायग्राम, ये लो। अब देखो, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा है और 3 माध्यिका है। मेरी बात को समझना, इसको ए बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा। ये हमारा केंद्र हो गया ओ। अब आप याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, भुजाओं में और माध्यिकाओं में एक बड़ा रिलेशन होता है, ठीक है ना। आप तो इतनी सी बात याद रखोगे कि जो प्रकृति जो प्रकृति भुजाओं की होगी, जो प्रकृति भुजाओं की होगी, वही प्रकृति माध्यिकाओं की होगी, वही प्रकृति माध्यिकाओं की होगी। इसका मतलब याद रखना, मैंने क्या बात बोली कि जो प्रकृति भुजाओं की होगी वही प्रकृति माध्यिकाओं की होगी। मतलब मैं आप लोगों से ये कह देता हूं कि देखो, एक साइड तो मैंने लिखा भुजा के बारे में, एक साइड तो मैंने लिखा किसके बारे में, भुजा के बारे में, और एक साइड मैंने लिखा माध्यिका के बारे में, है ना। अब सुनो, मान लीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, किसी त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं, मान लो किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। भुजाओं की प्रकृति है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, तो माध्यिकाओं की प्रकृति भी होगी। माध्यिकाओं की प्रकृति क्या होगी, तीनों माध्यिकाएं समान होगी। जब तीनों भुजाएं समान हो सकती है ना, तो तीनों माध्यिकाएं भी क्या होगी, समान होगी। बस इतना सा याद रखना है। ये प्रकृति बोली थी, तीनों भुजा अलग अलग तो तीनों माध्यिका अलग अलग, है ना। और दूसरी एक चीज और याद रखना यहां से, अगर भुजा अलग अलग होती है, भुजा अलग अलग होती है, मान लो भुजा अलग अलग है, तो ये भी याद रखना बच्चों, ये जो माध्यिकाएं है ना, ये माध्यिकाएं भी कैसी होगी, तो आपको याद रखना है माध्यिकाएं भी अलग अलग होगी। भुजा अलग अलग होगी तो माध्यिकाएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब याद रखना, ठीक है। आप एक चीज सोचो कि यहां पर 3 माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका ऐसे है, एक माध्यिका ऐसे है और एक माध्यिका हमारी ये है। ये जो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है ना बच्चों, यहां पर इस जगह क्रॉस करती है। जब ये माध्यिका एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो ये भी याद रखना, माध्यिकाएं एक दूसरे को 1:2 में विभाजित करती है। माध्यिकाएं एक दूसरे को 1:2 में विभाजित करती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, तो मेरी बात को सुनो। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इधर वाला ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन अगर 2 सेंटीमीटर है ना, तो इधर वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन ये जस्ट डबल होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। 1:2 का मतलब है पहले से जस्ट डबल दूसरा। 1:2 को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं पहले से जस्ट डबल दूसरा, ये ध्यान रखना है। तो इससे जस्ट डबल ये हो गया, तो इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। एक माध्यिका से जो माध्यिका एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, वो 1:2 में करती है। और एक बात और याद रखें, ये जो माध्यिकाएं होती है ना, ये जो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं
जहां काटती है, माध्यिकाएं जहां काटती हैं वह बिंदु, माध्यिकाएं जहां काटती है वह बिंदु सेंटरोइड यानी केंद्रक कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? वह बिंदु केंद्रक कहलाता है। मतलब याद रखना, तीनों माध्यिकाएं किसी ना किसी पॉइंट पर तो काटेगी ना, और आपके सामने है, तीनों माध्यिकाएं काट रही हैं, आपके सामने है ये चीज। तीनों माध्यिकाएं जब एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है? सेंटरोइड। अब मेरी बात को एक चीज और सुनो, देखो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताता रहूंगा, आप समझते रहना। यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम को बनाते बनाते मैंने क्या बात कही, इस डायग्राम को बनाते बनाते मैंने कहा कि देखो मैंने 3 लाइनें बनाई है ना, ये लो, मैंने आगे मिलाया नहीं है, ये यहीं तक है। आप जरा ध्यान से समझना, ठीक है? ये जो लाइन निकली है ना यहाँ, ये, और ये जो लाइन निकली है, और ये जो लाइन निकली है, अब मेरी बात को समझना। देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोगों को याद रखना, और जो भी मेरे भाई नोट्स बना रहे हैं वो सभी साथी नोट्स भी बनाते रहना, पूरे के पूरे नोट्स कंप्लीट करवाऊंगा। और मैंने आपको कहा था कि ऑफलाइन में कक्षाएं ज्यादा होने की वजह से लाइव तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेली कक्षाएं लेकर के आऊंगा। डेली शाम को 6 बजे लक्ष्य जूनियर के यूट्यूब चैनल पर आपको यह कक्षा तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। कमेंट कुछ नहीं करना, क्लास खत्म हो जाए तो बता देना कैसी क्लास रही है ना, और कमेंट कुछ नहीं करना, सामने मोबाइल रख देना, और मोबाइल रख करके आप उसको केवल और केवल, ज्यादा कुछ नहीं करने, केवल और केवल पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना। और कोई दिक्कत आती है ना किसी चीज में तो कमेंट नीचे कर देना, जब भी हमारी टीम देखेगी आपको जवाब दे देगी। इधर सुनो बच्चों, ये क्या कहता है, इसकी कहानी भी चलो हम लोग सुन लेते हैं, है ना। तो जो कोण होते हैं ना, कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, है ना। अब अर्धक का तो मैंने आपको बताया था कि अर्धक क्या होता है, हमारे कोण को 2 भागों में बांट करके जाने वाली रेखा होती है, यह ध्यान रखना है। तो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु अंतःवृत्त का केंद्र कहलाता है। वह बिंदु अंतःवृत्त का केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अंतःवृत्त का केंद्र हम उसी को कहेंगे, है ना, अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। चलो ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात और याद रखना, यह बिंदु, कौन सा बिंदु, हम उस बिंदु की बात कर रहे हैं जो हमारे यहां O है, इस वाले बिंदु की बात है, जहां पर ये तीनों लाइनें आपस में मिलती है ना, उस बिंदु की बात कर रहे हैं। यह बिंदु तीनों भुजाओं से, यह बिंदु तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। ये जो बिंदु होता है ना, ये तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा ना, इसी वजह से तो मेरी बात को सुनो बावड़ों, यही तो तुम्हें नहीं पता है ना, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इसी वजह से ही तो यहां पर एक जो वृत्त बनता है ना, ये वाला जो वृत्त बनता है, ये वाला जो वृत्त बनता है ना, ये देखो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है, तभी तो तीनों भुजाओं को क्रॉस टच करते हुए बन रहा है ना, तो ये ध्यान रखना है ना। और याद रखना, यहां से, यहां से, यहां से का मतलब O से, O से, यहां से बनने वाला, यहां से बनने वाला वृत्त, यहां से बनने वाला वृत्त तीनों भुजाओं को, यहां से बनने वाला वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, स्पर्श करते हुए गुजरता है,
स्पर्श करते हुए गुजरता है। ये देखो इस प्रकार से गुजरता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छा है, ये हो गया अंतःवृत्त के बारे में। अब मेरी बात को सुनो, मैं अगले जो अपना है पॉइंट है उसके ऊपर फिर डिस्कस करता हूं आप लोगों से, जरा ध्यान से समझना। ये हमारा एक त्रिभुज है और अब देखो इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु है, इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु है, इस त्रिभुज का ये मध्य बिंदु है। जहां त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु आता है उस मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाओ। त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है ना, उस मध्य बिंदु पर क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण बनाओगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया, ये देखो सबके ऊपर मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया, भुजा के मध्य बिंदु पर, है ना। देखो आप याद रखना, कोई भी त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु पर बनाया गया लंब शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होता है। ये ध्यान रखना है, शीर्ष लंब होता है, ठीक है। और याद रखना है, ठीक है ना, भुजाओं के, मेरी बात को समझेंगे पूरा, भुजाओं के मध्य बिंदु पर, भुजाओं के मध्य बिंदु पर बनाया गया लंब या बनाए गए, भुजाओं के मध्य बिंदु पर बनाए गए लंब जहां काटते हैं वह बिंदु, जहां काटते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, बिंदु उस त्रिभुज का बाह्य केंद्र होता है, त्रिभुज का बाह्य केंद्र होगा। अब मेरी बात को सुनो भाई, यहां पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी है। देखो क्या क्या बातें मैंने आप लोगों को बताई है, जरा ध्यान से समझना। अब सुनो, ठीक है, बाह्य केंद्र होगा। अब मेरी बात को समझना, यहां मैं सभी पॉइंट को मिला के एक चीज बना देता हूं भाई। आपको क्या करना है, भुजा के मध्य बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। जब भुजा के मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे, इसको आगे बढ़ाते जाओगे, ये कहां जाएगा, आगे जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, सीधा चलता जाएगा, सब चीजें अलग हैं। पर जहां ये क्रॉस करता है ना, वहां पर अगर हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं तो जो वो वृत्त बनता है ना, वो वृत्त ऐसे बाहर की तरफ से होकर के जाता है ना। ये ध्यान रखना है। ये देखो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये तीनों शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, बाहर की तरफ बनेगा तो बाह्य वृत्त है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज आप लोगों को और याद रखनी है ना। तो यह बाह्य केंद्र, इसकी बात कर रहे हैं, यह बाह्य केंद्र, यह बाह्य केंद्र तीनों शीर्षों से, यह बाह्य केंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। ये बाह्य केंद्र कहां होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर। मतलब देखो एक बात बताओ, ये तो केंद्र हो गया, चलो कोई बात नहीं है, केंद्र जो होता है ना वो तो हमेशा बीच में होता है, पर ये केंद्र जो होता है ना, ये आप इतना सा याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हमेशा समान दूरी पर होता है, तभी तो बाह्य वृत्त का केंद्र, तभी तो बाह्य वृत्त का केंद्र बन जाता है। इतना सा याद, ये एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका काम हो पाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपके आगे और बात करूं, मेरी बात को समझेंगे आप सभी साथी,
देखो ध्यान से समझो, हम लोगों ने एक ये त्रिभुज बनाया, उसके बाद में हम लोगों ने एक ये त्रिभुज बनाया, और उसके बाद में हम लोगों ने एक ये त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। हाँ ये लो, या मान लो मैं एक त्रिभुज और बना देता हूं, एक हम लोगों ने ये त्रिभुज बनाया, ये लो, ऐसा हम लोगों ने बनाया। देखो बेटा याद रखना है, ये जो तीन त्रिभुज मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ना, इन तीनों त्रिभुजों की एक कहानी समझना सभी साथी। ये जो त्रिभुज है पहला त्रिभुज है, आप जरा ध्यान से देखोगे ना, ये जो पहला त्रिभुज है इसको बोलते हैं बेटा न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है ना, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या होता है? जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ये आपको याद रखना है ना। और दूसरा जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, इसमें याद रखना एक कोण, कोई भी एक कोण ले लो, एक कोण 90 डिग्री के समान होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री के समान होगा। और अधिक, ये जो त्रिभुज होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, इसकी भी एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वो याद रखनी है कि कोई भी एक कोण होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे हम लोगों ने क्या बात कही? हम लोगों ने इधर कहा सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, पर इनमें यह नहीं कह सकते कि सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण अधिक कोण होते हैं, इनमें कभी नहीं कह सकते। अब याद रखो, इसमें जो होता है ना, देखो अब मैं बात कर रहा हूं बाह्य वृत्त के केंद्र की, ध्यान से समझना। मैं बात कर रहा हूं बाह्य वृत्त का केंद्र। अब देखो बाह्य वृत्त का केंद्र क्या होता है, मेरी बात को समझो। बाह्य वृत्त का केंद्र की कौन सा होता है? अभी अभी बात हुई थी ना कि एक ऐसा केंद्र बनाओ कि जहां से सर्कल बनाए तो बाहर से टच करके निकले। एक ऐसा केंद्र बनाओ कि जिससे अपन यूं प्रकार रख के सर्कल बना देते हैं। प्रकार रख के जो सर्कल बनाते हैं ना, वो तीनों कॉर्नर को टच करके जाए, ऐसा आपको बनाना था ना, है ना। तो मैं यहां पर भी यही बात कह रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, इसमें तो होता है बच्चों त्रिभुज के अंदर। कहां होता है? यहां तो होता है त्रिभुज के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? यहां होता है बच्चों समकोण का मध्य बिंदु। समकोण का मध्य बिंदु होता है, या सॉरी समकोण नहीं बेटा, यहां उल्टा लिख दिया मैंने। यहां होता है बच्चों कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु। और यहां होता है त्रिभुज से बाहर। ये क्या होगा? ये होगा बेटा त्रिभुज से बाहर होगा। मतलब मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भुजाओं के मध्य बिंदु के, भुजाओं के अर्धक लंब अर्धक को आपस में कट कराओ। लंब अर्धक होते हैं, है ना। लंब अर्धक का मतलब भुजा को आधा आधा काटते हुए 90 डिग्री का एंगल। यहां पर देखो भुजा को आधा आधा काटते हुए 90 डिग्री का एंगल। यहां एक सर्कल बनेगा, और ये सर्कल सभी, यहां सर्कल बनेगा ना, यहां से जो सर्कल बनेगा वो सभी कॉर्नर को टच करते हुए निकलेगा, ऐसे, है ना। और यहां पर जो बनेगा ना बच्चों, वो देखो ऐसा बनेगा। आपको तो 90 डिग्री बनाना है, ये बाहर की तरफ बनेगा। तो जो न्यून कोण होता है ना, वो तो अंदर की तरफ बन जाता है। समकोण होता है ना, वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बन जाता है। अधिक कोण होता है ना, वो बाहर की तरफ बनता है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। ये छोटी छोटी चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। चलो बच्चों अगले की बात करें। यहां देखो कुछ बातें बताई है ना। मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये अगर आपको पता करना है सत्य और असत्य कथन का, तो यहां पर वो सीधे सीधे हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं सभी साथियों को, आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे क्लास नंबर 9, और क्लास नंबर 9 पढ़ेंगे, उसके अंदर एक
टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं त्रिभुज, ये होता है, यहां से आप लोगों को लेना है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन आपको लेना है और सेम टू सेम है जी, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह सर्वांग सम क्या होता है। तो याद रखना, सर्वांग सम से एक नाम आता है सर्व और समान। तो मतलब तुम सीधा सा याद रखो, जहां पर सभी चीजें या जो पूर्णतया समान हो, जो पूर्णतया समान होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, जिसमें कुछ भी अलग अलग नहीं हो, है ना। आकार भी वही हो, फेस भी वही हो, कलर भी वही हो, सब चीजें समान हो, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त कैसे सर्वांग सम होते हैं, उसकी भी आप कहानी समझेंगे। जैसे मैंने एक वृत्त यहां बनाया और इसको कॉपी पेस्ट मैंने इधर कर दिया, दोनों की त्रिज्या समान है। अब जो भी मैंने यहां बनाया सब की त्रिज्या समान है, इसलिए मैं सबको क्या बोल सकता हूं, तो मैं सबको बोल सकता हूं मेरे प्यारे भाइयों सर्वांग सम। सबको क्या बोल सकता हूं, सर्वांग सम। समान भुजाओं वाले दो वर्ग भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। समान भुजा वाले दो वर्ग अगर हम कहीं बनाते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमने एक वर्ग बनाया, अब इसकी जो भी लंबाई होगी, जो भी चौड़ाई होगी, जो भी ऊंचाई होगी, कुछ भी होगा, ये जो वर्ग है ना, ये वर्ग भी सर्वांग सम होते हैं। वर्ग भी क्या होते हैं, तो वर्ग भी सर्वांग सम होते हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है, कब याद रखना, मेरी बात सुनो, समान भुजा वाले वर्ग, समान त्रिज्या वाले वृत्त, ये समान होते हैं, ठीक है, ये सर्वांग सम भी होते हैं। आगे की बात करो, यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में संगतता ए के बराबर पी पी क्यू सी आर के अंतर्गत सर्वांग सम है, तो उन्हें सांकेतिक रूप से ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब देखो मैं दो त्रिभुज बनाता हूं, देखो मेरी बात को समझना, मैं जो कह रहा हूं उसको पूरी चीजें समझना। इसने क्या बोला, ए बी सी, बेटा ऐसे शुरू करो, यहां से लाओ ए, इधर आओ बी, इधर आओ सी, इसके अंदर क्या आता है पी क्यू आर। बेटा यहां पर है पी, यहां पर है क्यू और यहां पर है आर। अब मेरी बात को समझना, है ना, यहां पर क्या होता है बेटा, ए पी बी क्यू, है ना। अब देखो मैं बताता हूं, अगर इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ध्यान से समझो, अगर इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ध्यान से समझो, अगर इस भुजा के बराबर ये भुजा है, ध्यान से समझो। मतलब याद रखो, मैं फिर कहता हूं, हमने रेखा और कोण के अंदर एक पढ़ा था कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये कोरेस्पोंडिंग साइड है, संगत भुजा समान है। याद रखना बच्चों, संगत भुजा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, संगत भुजा। संगत भुजा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब याद रखो, ए बी जो है ना उसके बराबर पी और क्यू होना चाहिए, ए सी जो है ना इसके बराबर पी और आर होना चाहिए, बी सी है ना इसके बराबर क्यू और आर होना चाहिए। मतलब मेरी बात को समझेंगे, ये दोनों समान, ये समान, ये समान, अगर ऐसे समान होते हैं उसको हम लोग सर्वांग सम बोलते हैं। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब ये सर्वांग सम हो जाते हैं ना, तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, और मेरे भाइयों याद रखना ऐसे हो जाता है। ये जो साइन होता है ना, ये सर्वांग सम का साइन होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। सर्वांग समता के 4-5 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम है एस ए एस। मेरी बात को समझना, ये जो एस ए एस रूल है ना, ये एस ए एस रूल क्या है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझोगे। एस का मतलब होता है बेटा साइड, और साइड बोले तो भुजा। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल बोले तो कोण। उसके बाद में एस का मतलब साइड, और साइड बोले तो भुजा। ये लो, भुजा कोण भुजा नियम। यानी इतना याद रखना, आप एक त्रिभुज बनाओ, है ना। देखो मैंने क्या कहा,
एक त्रिभुज या दो त्रिभुज, है ना, दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजा, दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजा समान है, दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजा समान तथा उनके बीच का कोण भी समान है, उनके बीच का कोण भी समान है। अगर ऐसा कहीं कोई कहता है दो भुजा समान होनी चाहिए, दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजा समान और उनके बीच का कोण अगर समान होता है, साइड के बीच का एंगल समान होता है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब याद रखो, जैसे मान लो मैं यहां त्रिभुज बना देता हूं आपके सामने, और देखो त्रिभुज भी कैसे कैसे बनाते हैं, एक ये त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज बच्चों ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, संगत भुजा समान की बात हुई थी ना, ये समान है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। और क्या बोला, दो त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजाएं तथा उन्हीं के बीच का कोण, उनके बीच का कोण का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी समान होता है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम लोग, देखो अभी सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, फिर समरूपता पढ़ेंगे, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब जाके त्रिभुज खत्म होगा ना। तो ये ध्यान रखो, ये पहला नियम हो गया। पहला नियम जो था वो कौन सा नियम था, तो मेरे भाइयों पहला नियम था साइड एंगल साइड रूल। अब दूसरा जो नियम है ना वो होगा एंगल साइड एंगल रूल, है ना। एंगल का मतलब होता है बच्चों भुजा, सॉरी एंगल का मतलब होता है बच्चों कोण। क्या होता है, कोण और भुजा और कोण, कोण भुजा कोण नियम, है ना। ये क्या कहता है, कौन सी कंडीशन में ये सर्वांग सम होंगे, तो जरा पूरा ध्यान से पढ़ो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब हम लोगों ने यहां देखो ऐसा बना दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों समान है, ये वाला एंगल दोनों के दोनों एंगल समान है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी समान है। तो मेरी बात को सुनो, दो एंगल समान होने चाहिए, उनके बीच की भुजा समान होनी चाहिए। ये दो एंगल देखो, ये दोनों एंगल समान, ये दोनों एंगल समान, इनके बीच की भुजा समान होती है तो भी वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। दूसरी चीज, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो भी वो सर्वांग सम होंगे। अब मेरी बात को सुनो, यहां क्या बोला, यहां बोला दोनों कोण, दो कोण समान, पहला कोण समान दूसरा कोण समान, दो कोण समान, उनके बीच की भुजा समान हो तो सर्वांग सम है। अब कहा ऐसा भी हो सकता है, अब कह रहे नहीं ऐसा भी हो सकता है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान, और जरूरी नहीं है कि दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण समान हो, है ना। देखो वापस एक बार फिर से बताता हूं मैं, देखो ये वाला एक्चुअल में भुजा दो नहीं, इसमें एंगल दो है। मेरी बात को समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान हो। अब यहां क्या बोला कि कोणों के अंतर्गत भुजा समान होनी चाहिए। अब कहा नहीं ऐसा भी चलेगा, कोणों के बाहर वाली भुजा समान है तो भी सर्वांग सम हो ही जाएगा, तो ये भी चलेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमारा रूल नंबर 3 था। और चौथा रूल क्या होता है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको सीधा याद रखना, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान तो तीनों कोण समान, तीनों कोण समान तो तीनों भुजा समान। मतलब याद रखो, मैं आपको फिर कह देता हूं, बड़े कोण के सामने, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने,
मैंने बोला बड़े कोण के सामने, बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है, भुजा बड़ी, तथा छोटे कोण के सामने, तथा छोटे कोण के सामने, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है। बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी, छोटे के सामने भुजा छोटी। इन्होंने बोला किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। बेटा याद रखना, हमने बोला समबाहु त्रिभुज, क्या बोला हमने? समबाहु त्रिभुज। और जब बात समबाहु त्रिभुज की आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं समान हैं। सभी भुजाएं कैसी हैं बच्चों? समान। जब बात समबाहु त्रिभुज की आती है तो सभी भुजा समान, और जब सभी भुजा समान तो ये भी याद रखना सभी कोण भी समान, सभी कोण समान, सभी भुजा समान तो सभी कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। इतना सा याद रखना। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो भी सर्वांग सम होता है। यह साइड 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 नियम है। मतलब देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा साइड एंगल साइड नियम, एंगल एंगल साइड नियम, अब है साइड 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 नियम। यानी याद रखना, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो सर्वांग सम, दो कोण और उनके बीच की भुजा समान हो तो सर्वांग सम, तीनों भुजा समान हो तो सर्वांग सम। ये आपको याद रखना है। आगे की अगर मैं बात करूं ना तो देखो, यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी RHS। यानी याद रखना, R का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल समकोण त्रिभुज, समकोण कर्ण, समकोण कर्ण भुजा नियम, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये क्या कहता है? ये कहता है कि तुम दो त्रिभुज बनाओ और दोनों समकोण बनाओ, दोनों समकोण बनाओगे, इसका मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री आएगा। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है। ऐसी कंडीशन जहां होती है ना, वो भी सर्वांग सम होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया बात है, कोशिश आप करते रहेंगे। लाइक और शेयर जरूर कर देना। सेशन कैसा लगा? और होली ऑफर है ना, वो आपके लिए है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मात्र 1499 रुपए में, रिकॉर्डेड 999 रुपए में, और सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहिए मात्र 499 रुपए में, कोर्स के साथ में नोट्स चाहिए 1999 रुपए में। और नया बैच आपके लिए आ रहा है 9 मार्च से, है ना, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के ऑफलाइन सेंटर पर। तो देरी किस बात की? यहां पर भी आपको मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप 8 तारीख से पहले पहले एडमिशन कराओगे, तब मिलने वाला है। 8 या 8 तारीख को 9 को बैच शुरू हो रहा है, तो 8 तारीख तक आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये इतनी सी बातें याद रखनी है। अक्षांश पब्लिकेशन की सभी पुस्तकों पर 20% का डिस्काउंट है। कूपन कोड यूज करना है होली20, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा रहा कमेंट से बताना। सभी को ऑल द बेस्ट। राम राम।